दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखें आप लोग और शेयर जरूर करना। दोस्तों आज की वीडियो होगी फादर ऑफ मॉडर्न जायनिज्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो होगी थियोडोर हर्जल के बारे में, जिसकी वजह से जायनिस्ट ज्यूज ने मिलकर फलस्तीन में कब्जा किया था। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम रहा, सोशल गेम रहा, इकोनॉमिक गेम रहा, जिसकी वजह से सुल्तान अब्दुल हमीद II को भी नीचे डिथ्रोन करे थे और उसके बाद फलस्तीन के ज़मीनों पर कब्जा करके इन लोगों ने इलीगली इजराइल बनाया था। दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखें आप लोग प्लीज़, क्योंकि इसके अंदर जो जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस पे आपको तवज्जो देना बहुत ही जरूरी है। थियोडोर हर्जल जो कि फाउंडर था ज़ायनिस्ट पॉलिटिक्स का, और इसकी वजह से ही ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनता है और यहाँ पे पूरे ज़ायनिस्ट ज्यूज जमा होके फलस्तीन में कब्जा करते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत कैसे होती है? ये शुरू करता है ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्विट्जरलैंड में इन द ईयर 1897। वही सेम सिटी, वही सेम देश जिधर यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था। वाह भाई वाह, जिधर ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई उधर ही यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ। गौर करिए आप लोग। इसको वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ये इजराइल फॉर्म होने से चंद साल पहले मर गया था, मगर इसे द विजन ऑफ इजराइल माना जाता है, जिसकी वजह से मेन इजराइल फॉर्म हुआ, उसे कहते हैं थियोडोर हर्जल। तो दोस्तों ये थियोडोर हर्जल है कौन? इसको फादर ऑफ स्पिरिचुअल इजराइल स्टेट क्यों बोलते हैं? इतना बड़ा टैग। दोस्तों ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसको इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके उसके टूमस्टोन को विजिट करते हैं? आपको ये भी बताना चाहूं कि नरेंद्र मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिसने इसके टूमस्टोन को विजिट किया। तो कौन है थियोडोर हर्जल और इसकी आइडियोलॉजी क्या है, आप अब जानेंगे। आप लोगों को ये बताना चाहूं कि 70 AD के दौरान जब रोमन्स ने जेरूसलम पर अटैक किया था, तो जितने भी ज्यूज थे वो दुनिया में बिखर गए थे, और बिखरने के बाद उनकी खुद की जमीन नहीं थी। ये इतने ज्यादा बिखरे हुए थे कि इनको पता नहीं था कि इनका लीडर कौन है और इनको कौन गाइड करेगा। ये हमेशा सोचते थे कि इनका एक मसीहा आएगा और ये मसीहा से ये पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लेंगे और सुकून में रहेंगे। ये अच्छा खासा वक्त रुकते हैं, मगर ये देखते हैं कि कोई मसीहा आ ही नहीं रहा इनके पास, इन्हें मदद ही नहीं मिल रही। तो ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमारी गलती की वजह से मसीहा नीचे जमीन पर नहीं आ रहे, तो हमें हमारा वापस होली सिटी कैप्चर करना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद ही ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट के लोगों की असली नजर फलस्तीन के जमीन पे होती है, जो कि आज तक लड़ाई चल रही है। दोस्तों ये बताना चाहूं कि एक नॉर्मल जियो में और एक ज़ायनिस्ट जियो में जमीन आसमान का फर्क होता है। दुनिया में ज़ायनिस्ट ज्यूज को रेसिस्ट माना जाता है कंपेयरिंगली टू नॉर्मल ज्यूज। नहीं तो आजकल क्या है, सिर्फ अगर आप ज्यूज के अगेंस्ट कुछ बोले, जोक भी करें, तो आपको एंटी सेमेटिक एक्ट के अंदर कर लेते हैं, या तो आपका चैनल डिलीट कर देते हैं। मगर दोस्तों हम ज्यूज के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पर ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसके मूवमेंट और उनके ग्रुप्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये ज़ायनिस्ट लोगों के लिए ये लॉन्ग अवेटेड मसाया आखिर है कौन? क्या दज्जाल हो सकता है? वेल बोल नहीं सकते, वक्त ही बताएगा। मगर अब वापस हम आते हैं फाउंडर इजरायली स्टेट का, थियोडोर हर्जल पे। थियोडोर हर्जल 1895 में एक ज़ायनिस्ट पैम्फलेट बनाता है और उसका नाम होता है द ज्यूइश स्टेट। और यहाँ पे जितने लोग इनके इकट्ठे होते हैं उसको ये ज़ायनिस्ट कहता है, और इनका ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम ज़ायनिस्ट पड़ा है माउंटेन ज़ायन के बाद। माउंटेन ज़ायन इनका एक नॉन होली माउंटेन है, वो माउंट ज़ियन के नाम से। तो दोस्तों जब कोई ग्रुप उनके मसाया के लिए रुका हुआ होता है तो उन्हें क्या करना पड़ता है? वो बोलते हैं कि कुछ एम्स, कुछ मिशंस पूरे करने के बाद ही उनका मसाया उनके आगे आएगा या जमीन पर आएगा। अब उसके लिए इनको क्या क्या करना पड़ता है? उसके लिए रास्ता बनाना पड़ता है, जो कि इल्यूमिनाटी परफेक्टली कर रहा है। और जो आपको गैप दिखते हैं ना हमेशा डॉलर साइन पे पिरामिड में और वो सीढ़ियों में, अगर वो सीढ़ियों और पिरामिड के बीच में एक गैप होता है, अगर वो गैप फिल हो गया तो समझो इनका मिशन पूरा मुकम्मल हो गया। अब दोस्तों जब पूरे ज्यूस पूरे दुनिया में बिखरे हुए थे और यूरोप में इनके साथ बदसलूकी हो रही थी, तो इन्होंने फलस्तीन को ही क्यों चुना इनके एक होमलैंड बनाने के लिए? ये चाहे तो दूसरे भी सिटीज या दूसरे कंट्रीज देख सकते थे जहां पे ये खुद का होमलैंड बना सकते थे, मगर नहीं, ये फलस्तीन को ही टारगेट करते थे, क्योंकि ये मस्जिद अल अक्सा को इनकी होली साइट मानते हैं। अब थियोडोर हर्जल क्या करता है? ये बहुत शार्प था दोस्तों, बहुत किताबें लिखा ये, और इसको पॉलिटिक्स खेलना बहुत अच्छा आता था, ये दिमाग से बहुत तेज था। इसने क्या किया, ये दुनिया में एंटी सेमिटिज्म का तमाशा शुरू करा। एंटी सेमिटिज्म क्या होता है? एंटी सेमिटिज्म उसे कहते हैं जबकि
हेटरेट या नफरत कोई ज्यूस के अगेंस्ट होता है, और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी आज तक दुनिया में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। आप अगर जोक भी मारोगे एक जीव या किसी पे भी, तो आपका वीडियो रिमूव हो जाएगा। मतलब इतनी कट्टर पॉलिसी है इनकी। ये लोगों ने क्या किया, एक एलिमेंट चुना, इमोशनल एलिमेंट। यहाँ पे इमोशनल एलिमेंट क्या बताया गया कि पूरे दुनिया में सिर्फ अगर जुल्म होता है वो सिर्फ ज्यूस पे होता है, जो कि स्कैटर्ड है, जिनकी कोई जमीन नहीं है और इन्हें कोई मदद करने वाला है नहीं। इन्हें यूरोप में बहुत मारा जा रहा है, और इसके लिए इन लोगों ने हिटलर को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताया था। उसे एक बहुत बड़ा राक्षस बता के बोले कि देखो ये कैसे मार रहा है, सबको काट रहा है, जला रहा है। बेशक उस वक्त पे हुआ होगा, मगर रियल रिपोर्ट्स, रियल डेटा आज तक किसी को नहीं मालूम। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दोनों भी वर्ल्ड वॉर्स ज़ायनिस्ट ग्रुप और जीएस के खिलाफ ही होते रहे। और ये दोनों वॉर्स को फंडिंग किसने किया? रॉथस्चाइल्ड ने। तो आखिर फंडिंग भी इनके ही ग्रुप्स के तरफ वॉर चल रही है। फिर ये वॉर के बहाने ऑटोमन एम्पायर गिराया जाता है और फलस्तीन में कब्जा होकर स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म हो जाता है। दोस्तों, इसको आप लोग समझना चाहिए कि ये जब कोई चीज सोचते हैं कि हमें इसको मुकम्मल करना है, तो ये लोग करके रहते हैं। ये चाह रहे थे कि इनका एक स्टेट ऑफ इजराइल रहे, इनका एक ज्यूइश होमलैंड रहे, ये उसे करके रहे कैसा भी। 1890s में थियोडोर हर्जल उसके अतराफ के देशों को खत लिखता है कि जो भी एंटी सेमिटिज्म के खिलाफ है वो हमारा दोस्त बन सकता है, और जो भी गरीब ज्यूस को मदद करेगा वो हमारा दोस्त होगा, और फ्यूचर में लॉन्ग स्ट्रेटेजी में उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, आज जैसा अमेरिका इजराइल से फायदा उठाते रहता। आप लोग सोचते होंगे इजराइल को ऐसी मदद मिलती रहती यूनाइटेड स्टेट्स की, ऐसा नहीं होता। छोटे भैया जो है वो बड़े भैया है, बड़े भैया जो है वो छोटे भैया है, ऐसा हिसाब है इजराइल और यूएसए का। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये सीक्रेट कंपनी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठाता है, कंट्री से पैसा उठाता है, और खुद के मूवमेंट को ये लोग ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों, अब आती है बात कि जब थियोडोर हर्जल और सुल्तान अब्दुल हमीद II जिंदा थे तो जब क्या वाक़या हुए। 1898 में हर्जल जर्मन खैजर से मिलता है और वो ये प्रपोज करता है कि ज्यूस के लिए एक होमलैंड बने, वो भी फलस्तीन में, और इसके बदले ये उस्मानियन कैलिफेट के जितने भी खर्चे वो पूरे कर देगा। ये बात ये जर्मन काइजर लेके आता है सुल्तान अब्दुल हमीद II को, और वो फौरी इसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये चाहता था कि एक जर्मन चार्टर्ड कंपनी भी बनाए जो कि प्रॉफिट्स शेयर भी होए उस्मानियन कैलिफेट के साथ, मगर उसे भी ये इनकार कर देते हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद II की विजनरी बहुत अच्छी थी। 19th सेंचुरी में ये सेंस कर लेते हैं कि ये ज़ायनिस्ट सीक्रेट मूवमेंट और ये थियोडोर हर्जल जैसे लोग की बुरी नीयत है, ये इनकी नजर फलस्तीन पे है। और आप लोग भी शायद ये सीरीज में देखे होंगे कि कैसा वो लोग इजराइल का फ्लैग डिजाइन करते हैं रिवर नाइल, रिवर यूफ्रेट के बीच में एक स्टार ऑफ डेविड बना के। ये चीज सुल्तान बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, और इसकी वजह से वो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाते हैं। अब ये मेजर्स क्या होते हैं इनके? 1883 में ये फलस्तीन की जितनी भी जमीन है उसको गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर देते हैं एज अ स्ट्रेटेजी। 1900 में सुल्तान अब्दुल हमीद II ने जितने भी ज्यूज है सबको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था फलस्तीनी टेरिटरी में रहने के लिए, वो भी तकरीबन 30 दिन के लिए। और फर्दर ये भी कहा कि कोई भी जमीन या टेरिटरी ये फॉरेन ज्यूज उस्मानियन कैलिफेट में नहीं ले सकते, क्योंकि उनका कहना था कि ऑटोमन एम्पायर को ये लोग एग्जाइल के नाम पे आके जमीन कब्जा करके खुद का एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली इजराइल को लेके इन लोगों ने किया। तो वो सुल्तान अब्दुल हमीद ऑलरेडी ये बात को सेंस कर रहे थे, जो कि फ्यूचर में जाके हुआ। अब सुल्तान अब्दुल हमीद II को जब इन लोग गिरा नहीं सके, तोड़ नहीं सके, तो क्या किए? खुद के ही लोगों से, खुद के ही कंट्री में यंग टर्क्स को यूज करके सुल्तान अब्दुल हमीद II को ये लोग डिथ्रोन कर देते हैं। दूसरी ओर पे अरब्स को वेपनरी देते हैं, पैसा देते हैं ब्रिटिशर्स, और ऑटोमन के रेलवेज वगैरह को डिस्ट्रॉय करके इकोनॉमिकली वीक करते हैं। हर तरफ से ये लोग मार रहे थे। सबसे बड़ा मसला क्या था उस्मानियन कैलिफेट का? बहुत ज्यादा ये लोग खर्च में डूबे हुए थे। खर्च में आजकल भी तुर्की और डिफरेंट नेशंस यूरोपियन के फंसे हुए हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसा ही 18th सेंचुरी में बैंकिंग सिस्टम बनाया गया था, उसके बाद ये लोग सूद के एक पकड़ में आए हुए थे, और जो कंट्री सूद के पकड़ में, आज उन सभी का इकोनॉमिकल सिस्टम बर्बाद है। इसके बारे में हम लोग एक डेप्थ वीडियो बनाएंगे कि बैंकिंग सिस्टम शुरू कौन किया और आज तक ओन कौन करते हैं। छोटा सा हम लोग एग्जांपल दे देते हैं कि रॉथस्चाइल्ड की फैमिली 18th सेंचुरी में बैंकिंग सिस्टम शुरू की, और आज तक वो लोग ही ओन करते हैं। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है वो अमेरिकन ओन नहीं करते, वो रॉथस्चाइल्ड एज अ रॉयल फैमिली, एज अ सीक्रेट फैमिली ऑपरेट करती है, और उनके पास कहा जाता है कि दुनिया का तकरीबन 30% गोल्ड रिजर्व है। तो ये लोग इसलिए कहते हैं कि इनकी
जो विजन है वो 200 साल 300 साल आता है कि रेवोल्यूशन लाना है, अपने लोगों से इन्हें लड़ाना है। दूसरी चीज, इनकी हालत बुरी करो, फिर ऐसा जाके करो कि इनकी हम मदद कर रहे हैं। यह आता है एक डील लेके जिसका नाम है कैश फॉर लैंड। ये एक सबसे बड़ा कैश लैंड का डील होता है हिस्टोरिकल पीरियड में। हर्जल ऑफर करता है सुल्तान अब्दुल हमीद को 20 मिलियन पाउंड, जो कि आज के वक्त में 2.2 बिलियन डॉलर। ये फादर ऑफ पॉलिटिकल जायनिज्म के पास इतना सारा पैसा उस वक्त में कैसा है, जरा सोचिए आप लोग। कौन फंडिंग कर रहा था? सेम इनके सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज इन्हें फंड करते हैं, जो कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भी करे थे, सऊदी अरेबिया को पावरफुल करके उस्मानी कैलिफेट के अगेंस्ट लड़ाने के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? लॉरेंस ऑफ अरेबिया को एक जगह हीरो एक जगह विलन बताते हैं। डेप्थ में वीडियो बनाया है लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में, अगर आप लोग नहीं देखे हमारे चैनल पे जाके कैसे भी चेकआउट करें। पूरी पोल खोले हम लोग लॉरेंस ऑफ अरेबिया के बारे में और उसकी हकीकत पेश करें। यहाँ पे थियोडोर हर्जल सुल्तान को बोलता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आप तो खर्च में मुब्तला है, खर्च से निकल जाओ, ये पैसे लीजिए और हमें बस थोड़ी सी जमीन जो है ना वो फलस्तीन में दे दो आप। हम बेचारे जो गरीब ज्यूज हैं हम जाके उसके अंदर रह जाएंगे, ठीक है? तो आप बस हम गरीब ज्यूज की मदद कर दो। और इतने पैसे लेके, इतना सारा पैसा है इनके पास पूरी दुनिया में बसने की जगह, ये वही फलस्तीन के जमीन में रहना चाहते हैं। गौर करिए आप लोग। तो सुल्तान अब्दुल हमीद, तो उनको पता रहता है कि ये लोग एक बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं और इनके क्या प्लान्स थे, तो फौरी उसे इनकार कर देते हैं। फिर ये रुकता है, फिर दूसरे डिप्लोमेट्स, जर्मन डिप्लोमेट्स को भेजाता है। जर्मनी से ही लड़ाई थी ना ज़ायनिस्ट ज्यूज की, फिर ये जर्मन काउंसलर्स को क्यों यूज कर रहे हैं? जर्मन काउंसलर्स को यूज करके बोलते हैं कि जरा सुल्तान अब्दुल हमीद से पूछे ना कि जमीन ये दे सकते क्या। वो फिर से इनकार कर देते हैं। इसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद का एक बहुत फेमस डायलॉग या लेटर होता है, जिधर सुल्तान अब्दुल हमीद ये कहते हैं कि मैं इस जमीन का एक छोटा सा भी हिस्सा किसी को भी नहीं दे सकता। ये मेरी जमीन नहीं है, ये लोगों की जमीन है, और उन लोगों की जमीन जिसने अपना खून बहाकर इस सारे एम्पायर को बनाया, और यही खून से इन्होंने इस एम्पायर को ठहराया। तो मैं कैसे भूल जाऊं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके खून से ये जमीन आज तरक्की पाई थी, मैं ऐसे ही उठा के किसी को दे दूं। तो ये लेटर लिखने के बाद भी, मतलब ये जवाब देने के बाद भी, थियोडोर हर्जल फिर अगले साल आता है, फिर ऑफर देता है और इसको भी सुल्तान अब्दुल हमीद डिक्लाइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, यंग टर्क्स, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जैसे लोगों को यूज करके ये लोग सुल्तान अब्दुल हमीद को डिथ्रोन कर देते हैं। उसके बाद उस्मानियन कैलिफेट कंप्लीटली डेड हो जाता है, अरबियन अलग अलग स्टेट्स बन जाते हैं, और मजे से ये लोग जाते हैं, कब्जा करते हैं और वहां के फलस्तीनियों को निकाल के फेंकते हैं। तो ये तो वही गरीब ज़ायनिस्ट ज्यूज थे ना, जिनको कहीं रहने को जगह नहीं थी, यूरोप में इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो फलस्तीन से क्या लेना देना था? फलस्तीन तो ऑलरेडी एक गरीब देश था उस वक्त पे, और वहां पे जाके वहां के लोगों को मारना, उनके घर कब्जा करना और उनको ही उनके घर से बाहर निकालना, सबसे रेसिस्ट है ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग इन लोग की हकीकत क्या, इनकी हिस्ट्री तक देखो। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि थियोडोर हर्जल के जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका एम पूरा करने के लिए। 1897 से 1901 तक हर्जल बहुत सारे ज़ायनिस्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करा, ज़ायनिस्ट प्रोग्राम्स रखा, जीविश कॉलोनियल ट्रस्ट बनाया, जिधर नेशन वाइड फंडिंग मिलते थे इन्हें। थियोडोर हर्जल की मौत 1904 में हो जाती है और इसके एग्जैक्टली 40 साल बाद स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म होता है। और जैसे ही स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म होता है, वहां पे इसकी खबर को रखा जाता है और इससे द फादर ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल या द फादर ऑफ ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाहूँ कि इन द ईयर 1947 तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़मीन पे ये लोग कब्जा कर लिए थे, वहाँ के लोगों को बेघर कर दिए थे, जब से ही इनके पास पैसा आ गया था और इनके पास वेपन्स आ गए थे। ये कौन से गरीब लोग हैं जिनके पास वेपन्स और पैसा ऑलरेडी था एक जमीन को कब्जा करने के? जैसा ही 1947 में ये लोग फलस्तीनियों की जमीन घर को कब्जा किए, उधर ये लोगों ने ब्रिटिशर्स को भी मार के निकाला और मार के निकाल के बोलते हैं कि जाओ अपने वापस यूरोपियन स्टेट्स। तो ब्रिटिशर्स की मदद से ये ज़ायनिस्ट फलस्तीन में घुसते, कब्जा करते, फिर फलस्तीनियों को भी मारते, प्लस फिर ब्रिटिशर्स को भी मार के बोलते हैं कि जाओ अपने वापस यूरोपियन स्टेट्स जाओ। इतना तो भाई गिरगुट वाली इनकी नस्ल है। 1947 में ये होता है। 1948 में ये लोग डिक्लेयर करते हैं इजराइल्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिससे द स्टेट ऑफ इजराइल पूरे दुनिया के मैप में एक स्टैम्प के वैसा आ जाता है। जब यूनाइटेड नेशंस को ये बात कही जाती, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी फॉर्म हो गया था, वो भी स्विट्जरलैंड में, जिधर ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, तो यूनाइटेड नेशंस को अतराफ के ममालिक लोग जाके बोलते हैं कि देखो ये कैसा कब्जा करके कर रहा। तो फिर यूनाइटेड नेशंस बोलता है कि उनके पास वेपनरी बहुत है, वेपन्स बहुत है,
और ये लोग ना अब लड़ने वाले हैं, तो वॉर करने की जगह हम इनको छोड़ देते, खैर इनको जमीन दे दो, बना लेने दो उनको स्टेट ऑफ इसराइल। वाह भाई वाह, यूनाइटेड नेशंस बनाई पीस ट्रीटी के लिए, और यहाँ पे जब स्टेट ऑफ इसराइल फॉर्म हुआ तो ये आंख पे हाथ रखने वाला बंदर बन गए थे एकदम। अब परेशान कर देने वाली बात यह है, 1975 में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करते है 3379 और इसे लेबल करते हैं रेसिज्म ऑफ जायनिज्म। और यहाँ पे ये रेजोल्यूशन में बताया जाता है कि जायनिज्म एक फॉर्म का रेसिज्म है और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है पूरे दुनिया के लोगों के लिए, और पूरे दुनिया के देशों के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड पीस के लिए और सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे जनरल असेंबली ये भी बोलती है कि जितने भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में वो ये जायनिज्म को अपोज करे। अरे वाह भाई वाह, एक साल पहले आप इनके कुत्ते थे, फिर एक साल बाद आप इनके खिलाफ भोग रहे, मगर फिर क्या होता, फिर खामोशी छा जाती। 1991 में मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पे इजराइल इनका ये रेजोल्यूशन कैंसिल करने लगा देता है। ये जो रेजोल्यूशन 3379 था जो कि जायनिज्म के रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था, उसे इजराइल एकदम वॉश करा देने लगाती है। कैसा, वो किसी को भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मैड्रिड में एक वर्ल्ड पीस हो रहा, और मतलब वो बताना चाहे कि देखो हम भी पीस के लिए शामिल है, हमें भी शामिल करो, ये सब छोड़ो, जायनिज्म वगैरह क्या है। तो भाई ये यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कौन कर रहा, ये स्विट्जरलैंड में क्यों फॉर्म हुआ, इसके हेड्स कौन है, इनके असेंबली कौन चलाते, कौन इनको फंडिंग करे, कैसा ये लोग पहले से ही सोच के थे कि फलस्तीन में इनको स्टेट ऑफ इजराइल बनाना है, कैसा इतना परफेक्टली ये लोग सुल्तान अब्दुल हमीद को डिथ्रोन करते हैं, वहां पे अरेबियन स्टेट्स को अलग करते हैं, खुद के लोगों को पैसा और वेपन्स देते हैं, और उल्टा उनके कंपनीज आज दुनिया में चलते हैं, प्लस मीडिया हाउसेस। कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग, कितना सूदी कारोबार इनका होता है, और कैसा ये लोग पूरे देशों को खोखला करते हैं। इसलिए ये जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है ये रेसिस्ट नहीं है, ये पॉइजन है देशों के लिए। अगर देखा जाए, अगर हिटलर ज्यूज के खिलाफ तो नहीं, मगर ये ज़ायनिस्ट लोगों के खिलाफ तो पक्का था। और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 इनके ही अतराफ खेला। दोस्तों आप लोग याद रखो, वर्ल्ड वॉर 1 में भी ज्यूज को एक कमजोर ग्रुप बताया गया था, और वर्ल्ड वॉर 2 में भी, और उसके बाद ये लोग ना कब्जा करके फलस्तीन में इलीगली रहते, जो आज तक आप देख रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, आप ढेर सारे ऑनलाइन आप लोग फोटोज वीडियोस देखेंगे जिधर जो ज्यूज है वो लोग बोलते हैं कि जुडाइज्म में ज़ायनिज्म जैसे ग्रुप्स को हम अपोज करते हैं। वो लोग बैनर्स वगैरह लेके भी रोड पे आते हैं। अलग अलग सेक्ट्स के ज्यूज भी ये भी कहते हैं कि ज़ायनिज्म एक पॉइजन है पूरी दुनिया के लिए, और ये लोग असल ज्यूज नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग, प्रोपोगंडा कैसा बनाया जाता है, कब्जा कैसा किया जाता है, फंडिंग फॉर्मेशन कैसा किया जाता है, पपेट्स को पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, फिर उसके हेड को खुद का ही बंदा रखना या कोई पपेट को बिठाना, फिर वहां पे किसी का शोल्डर यूज करके फायरिंग करके अपने काम निकालना। यही चीज थियोडोर हर्जल ने किया, और आज स्टेट ऑफ इजराइल में उसकी खबर पे बड़े बड़े लोग जाके विजिट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही सिमिलर वीडियो मैंने प्रीवियसली भी बनाया था कि सावरकर कौन है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे थियोडोर हर्जल और सावरकर की ऑलमोस्ट लगभग आइडियोलॉजी थी। यहाँ पे ये स्टेट ऑफ इजराइल फॉर्म करना चाहता था, और यहाँ पे सावरकर अखंड भारत के नाम पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी फोर्स करना चाहता था। वो कहता था कि सिख लोग, सरदार जी लोग का सिकिस्तान हो जाए, मुसलमानों का पाकिस्तान हो जाए, और इनका एक अखंड भारत बन के रह जाए। वेल दोस्तों, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे वो भी जाके देखे, बहुत डेप्थ में बताया है, क्या क्या आइडियोलॉजीज है उसके वो भी हमने बताया। सेम ऑलमोस्ट थियोडोर हर्जल के वैसे फुटस्टेप्स है उसके भी, तो वो भी जाके कैसे भी आप लोग चेकआउट करें। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टीम काम करते रहती है, तो हमें दुआ में याद रखें। ज्यादा से ज्यादा प्लीज, आप फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करिए, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो कैसा भी फॉलो करें हमें। दोस्तों कमेंट करके नीचे बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। सपोर्ट दिखाते रहिए हमारे टीम को, टीबीवी मीडिया को सपोर्ट करिए, और दोस्तों नए नए वीडियोस के साथ हम जरूर आते रहेंगे। दुआ में याद रखिए हमें। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा दोस्तों।